तो हम ही लोगों ने अब तक इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, जहाँ पर पढ़ा कि हनीमैन सर को द एक्सपेरिमेंटर बोलते हैं एंड हिप्पोक्रेट्स सर को द ऑब्जर्वर बोलते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा कि 2 बार ऐसे चांसेस आए थे जब ऑर्गेनो मेडिसिन का जो 6th एडिशन था गायब हो सकता था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो द एंटीसीडेंट कॉजेटिव ऑफ द डिजीज कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ के पहले कोई चीज़ होना। जैसे हम कह सकते हैं कि डिजीज़ हुई, मान लो किसी को मान लो किसी भी रीज़न की वजह से वॉमिट हो रही है, तो वॉमिट होने के पहले क्या था? हमें हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न मिल सकता है कि उसने क्या नाम है कंटामिनेटेड फूड खा लिया, या फिर ये सारा कोई चीज़ गंदा पानी पी लिया जिससे डिसेंट्री, डायरिया, ये सारी कंडीशन पैदा हो रही है। लेकिन हनीमैन सर कह रहे हैं कि हमें सारी डिजीज़ में हर चीज़ का कॉज पता लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो, ये इम्पॉसिबल है जानना ऑल द एंटीसीडेंट कॉजेटिव ऑफ द डिजीज़, कि डिजीज़ होने का कॉज क्या था सबसे पहला। ये हम सारे केसेस में नहीं जान सकते हैं, हम कुछ केसेस में जान सकते हैं। टॉले कॉजम इज ईजियर सेड देन डन। दोस्तों टॉले कॉजम वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिमूव द कॉज। तो जैसे हम कहते हैं कोई बीमार हुआ तो उसका कॉज रिमूव कर दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो हनीमैन सर कहना है कि हर केस में हम कॉज पा सकें ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ ये कहना आसान है कि कॉज रिमूव कर दो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो वही हनीमैन सर कह रहे हैं टॉले कॉजम इज ईजियर सेड देन डन। टॉले टू रिमूव द कॉज, कहना आसान है, ईजियर टू सेड, लेकिन इसको करना टू डन देन डन, करने से इजी है। सिर्फ कह देना है कि कह देना कि रिमूव कर दो कॉज पेशेंट ठीक हो जाएगी, कहना आसान है, लेकिन उसको करना बहुत कठिन काम है। हाउ देन शैल वी रिमूव और पैलिएट दिस इफेक्ट बाय मेडिसिनल सब्सटेंस। तो हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं या फिर पैलिएट कर सकते हैं दीज इफेक्ट, कि किसी को जो डिजीज़ हो रही है, उसको जो भी सिम्टम आ रहा है, ऐसे इफेक्ट को कैसे हम मेडिकल सब्सटेंस को, तो अपने मेडिसिन के थ्रू कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर कैसे उसको पैलिएट कर सकते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, कि मतलब डाउट है कि हर केस में हम लोग रिमूव कर दें कॉज को। तो वही हनीमैन सर का ये इम्पॉसिबल है कि हर केस में हम जान सके कि उसका मेन रीज़न क्या है। ये सिर्फ कहना आसान है कि रिमूव कर दो कॉज को अपनी मेडिसिन के थ्रू, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल सारे केसेस में नहीं है। तो पॉसिबल क्या है वो हनीमैन सर आगे बताते हैं। हियर हनीमैन स्टेप इन टू से फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑल हिस्ट्री। हनीमैन सर ने एक स्टेप लिया, मतलब जितनी भी हिस्ट्री थी, इन ऑल हिस्ट्री फर्स्ट टाइम हनीमैन सर ने कहा कि तुम इफेक्ट को रिमूव कर दो, कॉज रिमूव हो जाएगा। ये चीज़ जेम्स क्रॉस इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं कि तुम इफेक्ट को रिमूव करो, कॉज अपने आप चला जाएगा। रिमूव द इफेक्ट एंड यू रिमूव द डिजीज द कॉज ऑफ द इफेक्ट। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये हनीमैन सर का कहना था कि तुम इफेक्ट को रिमूव करो, यू रिमूव द डिजीज, तुम डिजीज को हटा दोगे और इफेक्ट को हटा दोगे, जो कि फिर लैटिन वर्ड है क्या, सिसैट इफेक्टस, सिसैट कॉजा, कि सिसैट इफेक्टस, जो इफेक्ट है उसको रिमूव करो, सिसैट कॉजा, तुम कॉज को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। लेकिन यहाँ पे एक लोचा है, उस लोचे को अभी समझ लेते हैं। जैसे किसी को नौजिया आ रही है, क्या सिर्फ नौजिया सप्रेस करने वाली मेडिसिन देकर ठीक कर सकते हैं? ये भी गलत है। तो हनीमैन सर के इस स्टेटमेंट को ना ह्यूफलैंड सर ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही जिसकी वजह से डिजीज़ हुआ है, ये ह्यूफलैंड सर कहते थे। और हनीमैन सर कहते थे कि कॉज को रिमूव को पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो एक कॉमन सेंस के लिए समझना मुश्किल है कि क्या हनीमैन सर जो कह रहे थे वो सही था या फिर वो गलत था। तो लोचा ये नहीं था कि तुम रिमूव कर दो इफेक्ट को और कॉज रिमूव हो जाएगा, वो क्योर की तरफ जाना चाहिए। पेशेंट की क्या होनी चाहिए, क्योर की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारी दवा देने के बाद पेशेंट का फीवर तो गायब हो गया बट उसके बाद उसको परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि सोर थ्रॉट के बाद हमें क्या होता है, रोमेटिक
फीवर होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगता है लोगों को, तो अगर हम दवा दें और फीवर तो पेशेंट का गायब हो जाए बट उसके बाद उसको जॉइंट पेन आ जाए तो वो क्योर नहीं है। हमें सर ये नहीं कहते थे कि तुम एक सिम्टम हटा दो दूसरा सिम्टम आ जाए तो क्योर कहलाएगा, नहीं। तुम जब फीवर के लिए तो फीवर तो जाए लेकिन उसके बाद उसके अंदर कोई बीमारी ना आए अगले 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब लंबे समय तक उसको उसकी वजह से कोई बीमारी ना हो, हमें वो करना है। इस टाइप का हमारा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि इफेक्ट को तुमने रिमूव कर दिया तो कॉज अपने आप चला जाएगा, लेकिन इसका ये सेंस नहीं कि पेशेंट को डिजीज होता है, वो पैलिएशन होता है। आगे, empiric medicine guesses recommend try hit and miss and hit again। empiric medicine का मतलब होता है कि जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेडिसिन देना। जैसे किसी ने देखा कि दवा दिया, उस दवा से एक बीमारी ठीक हो गई तो उसने अपने किसी और को बता दिया कि इस बीमारी के लिए ये दवा अच्छी होती है ना, मतलब ये साइंस ऑफ एक्सपीरियंस है। तो एम्पिरिक मेडिसिन ऐसी दवाओं को यूज़ नहीं करना है, हमें ऐसी मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे हमें मिल गई हों, थॉट के बेसिस पे हो, किसी ने सिखा दिया हम उस बेसिस पे यूज़ करना है। हमें ऐसी मेडिसिन को यूज़ करना है जिसके हम इफ़ेक्ट जानते हों। ये हनीमैन सर कहते तो वही चीज़ इंट्रोडक्शन में जेम्स क्रॉसर ने लिखी है कि एम्पिरिक मेडिसिन, जो मेडिसिन हमने किसी सीखे बिना उस इफेक्ट को समझे अगर हम उस मेडिसिन को देते हैं, रिकमेंड करते हैं ट्राई हिट एंड मिस। कभी हम ट्राई करेंगे, कभी वो हिट कर जाएगी पेशेंट ठीक हो जाएगा, कभी वो मिस कर जाएगा पेशेंट, कभी मिस कर जाएगा, कभी पेशेंट को हिट कर जाएगा, मतलब पेशेंट ठीक हो जाएगा। यही चीज़ लिखी गई है। साइंटिफिक मेडिसिन डज नॉट गेस। जो साइंटिफिक मेडिसिन होती हैं वो कभी भी गेस नहीं करती, वो बताती हैं। मतलब जैसे हमारी मेडिसिन है कि हम मेडिसिन देते हैं, किसी को फीवर आ रहा है, इंटरमिटेंट फीवर आता है जैसे नक्सोन का बाद, तो ये ट्राई एंड हिट मेथड नहीं, हमें पता है कि इस मेडिसिन का ये इफेक्ट होता है, हम पेशेंट को ठीक कर ले जाएंगे। आगे, साइंटिफिक मेडिसिन डज नॉट गेस। साइंटिफिक मेडिसिन लाइक एनी अदर साइंटिफिक आर्ट कंपेयर इफेक्ट, सेंसेशन एंड मोशन विथ करस्पॉन्डिंग इफेक्ट। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना कि जो मैं मतलब ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं है कि अंडरलाइन करवा रहा हूँ, ये उस टाइप का है कि समझने के लिए, थिंकिंग डेवलप करने के लिए कि साइंटिफिक जो मेडिसिन होती है ना, लाइक एनी अदर साइंटिफिक आर्ट, ये और साइंस की तरह होती हैं, लाइक ए फिजिक्स, लाइक ए केमिस्ट्री, ठीक है, कि उनके कुछ लॉज हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल है, उनको फॉलो करना होता है। तो साइंस है तो उसको हम उस साइंस को बार बार क्या, किसी लॉज को हम बार बार प्रूव कर सकते हैं। वो चीज़ लिखेगी कि साइंटिफिक मेडिसिन गेस नहीं करती, ये और भी साइंस की जैसा है जिसमें हम इफेक्ट को कंपेयर करते हैं कि नक्सोम का इफेक्ट ऐसे होता है, इसका इंटरमिटेंट फीवर इस तरीके का होता है, और सिड्रॉन का फीवर भी इंटरमिटेंट है, लेकिन हम दोनों के बीच क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सेंसेशन कंपेयर कर सकते हैं कि किस पेशेंट को कैसी सेंसेशन आ रही है। जैसे हमें नेट्रोम्यूर के हेडेक में सेंसेशन होता है कि हेड में कोई हथौड़े से मार रहा है, किसी भारी चीज़ से मार रहा है, और हम साथ में टेरेंटुला का हेडेक कंपेयर कर सकते हैं जैसे कोई सुइयाँ चुभ हो रहा है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं किसी दो मेडिसिन का साइंस में कि उनका इफेक्ट क्या होगा, उनका सेंसेशन क्या होगा, एंड मोशन विथ करस्पॉन्डिंग इफेक्ट, और उस मेडिसिन का इफेक्ट क्या होगा। करस्पॉन्डिंग सेंसेशन एंड मोशन, फुल स्टॉप। ओनली द माउंट बैंक इन मेडिसिन डिग्री मेथड ऑफ कंपेरिजन एज अनसाइंटिफिक। तो माउंटी बैंक का मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टर। सिर्फ वो झोला छाप डॉक्टर ही, ओनली द मनी बैंक, केवल जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं इन मेडिसिन के फील्ड में क्या, डिक्राई मतलब होता है क्रिटिसाइज, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि दो मेडिसिन के बीच कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये अनसाइंटिफिक है। पर दो मेडिसिन के बीच कंपेयर करना क्या है, साइंटिफिक है। इस मेडिसिन का इफेक्ट क्या होगा। जैसे ब्राइनिया, हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन के सिक्रेशन को कम करती है, जबकि हमारे जो रस्टॉक्स मेडिसिन होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में सिक्रेशन क्या करती है, बढ़ाती है। आगे बढ़ते हैं हम। ऑल दैट वी कैन ह्यूमनली डू, जो हम ह्यूमन होके कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, एंड साइंटिफिकली डू सो इज टू ऑब्जर्व एंड क्लासीफाई, टू कंपेयर एंड इन्फर। तो ह्यूमनली क्या कर सकते हैं कि हम साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेडिसिन को क्लासीफाई कर सकते हैं, उसे कंपेयर कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। हनीमैन सेज
वी मस्ट अप्लाई मेडिकल सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ देयर एक्चुअल इफेक्ट। हनीमैन सर ये नहीं कहते कि तुम एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिर्फ दवा को दे दो पेशेंट को। हनीमैन सर कहते थे कि हमें नॉलेज ऑफ देयर एक्चुअल, हमें मेडिसिन की एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तभी हमें दवा देनी चाहिए। आगे, सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू नो द ऑल द एंटीसीडेंट कॉजिटिव ऑफ द डिजीज कॉन्सिक्वेंट, वी मस्ट ट्रीट द डिजीज इफेक्ट विच वी डू नो बाई मेडिसिनल इफेक्ट विच वी हैव असर्टेन एंड नो। तो यहाँ पे हनीमैन सर कहते हैं ये इम्पॉसिबल है जानना कि डिजीज का हमेशा कॉज क्या था, तो हमें ट्रीट करना है डिजीज के इफेक्ट को वी डू नो, जिसे हम जानते हैं कैसे, बाय मेडिसिनल इफेक्ट। मेडिसिनल इफेक्ट के थ्रू जानते हैं, जैसे हम ड्रग प्रूविंग करते हैं पेशेंट के अंदर, तो हम जानते हैं इस दवा का एक्शन ऐसा ऐसा होगा, हम उसके थ्रू पेशेंट की डिजीज को ठीक करेंगे। वी हैव असर्टेन, जिसे हमने जान लिया है, एंड टू नो, जिसे समझ लिया है। आगे, डिजीज इफेक्ट आर द रिमूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन हैविंग करस्पॉन्डिंग मेडिसिनल इफेक्ट। डिजीज इफेक्ट आर रिमूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। देखो, डिजीज के इफेक्ट को रिमूव करना है कैसे, दवाओं को देकर, एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। करस्पॉन्डिंग मतलब होता है कंपेयर करके, ठीक है, करस्पॉन्ड मतलब होता है कंपेयर करके, साथ साथ कंपेयर करके मेडिसिनल इफेक्ट, उसके मेडिसिनल इफेक्ट को कंपेयर करके हमें डिजीज को ठीक करना है। इफ द डिजीज इफेक्ट आर रिमूव्ड इन टोटो, इन टोटो का मतलब होता है एज ए होल, पूरी तरह से रिमूव कर देना। अगर डिजीज इफेक्ट को हम पूरी तरह से हटा देंगे, वी हैव ए क्योर, तब हम पेशेंट को क्योर कर ले जाएंगे। फुल स्टॉप। इफ द डिजीज इफेक्ट एंड मेडिसिनल इफेक्ट फॉर एप्लीकेशन लीड टू ए डायग्नोस्टिक इन्फरेंस ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन मेक्स साइंटिफिक मेडिसिन पॉसिबल। अगर हम मेडिसिनल इफेक्ट को और डिजीज इफेक्ट को कंपेयर करें अच्छे से, और हम डायग्नोस्टिक बना सकें, इन्फरेंस मतलब होता है समझना, हम समझ सकें उनका इफेक्ट क्या होगा, तो हम साइंटिफिक मेडिसिन पॉसिबल कर सकते हैं। यही आगे चल के हमारा क्या, हम एज ए फिजिशियन हम बता सकते हैं कि इस मेडिसिन का इफेक्ट ये होगा, अगर हम बहुत अच्छे से क्लोजली पढ़ें। इसीलिए विजयकर सर जो थे, और उन्होंने प्रिडिक्टिव होम्योपैथी वर्ड यूज़ करता है, प्रिडिक्ट कर देना कि आज हमने दवा दी है तो 3 दिन बाद तुम्हारे अंदर ये सिम्टम आएगा। इतने अच्छे से उस मेडिसिन को, इतने अच्छे से पेशेंट की डायग्नोसिस बनाओ कि दवा देंगे तुम प्रिडिक्ट कर सको कि 3 दिन बाद ये होगा, तुम्हें फीवर आएगा 4 दिन के बाद, या तुम्हारे अंदर ये डिजीज़ इतने दिन में ठीक हो सके। ये क्या है, प्रिडिक्ट करना है, इसीलिए उसको प्रिडिक्टिव वर्ड यूज़ किया गया है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। तो ये वाला जो हम लोग पढ़ते हैं 1719 हनुमान सर को कुलिंस के मटेरियल का ट्रांसलेट कर रहे थे, तो वहाँ उन्हें ये सारी चीज़ें मिली, वो अगले पैराग्राफ में है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, सिंपल रीडिंग कर दे रहे हैं, ठीक। कि इन 1790 हनीमैन सर मेड ही सेलिब्रेटेड एक्सपेरिमेंट विथ चाइना, चाइना के साथ एक्सपेरिमेंट करा फ्रॉम टाइम टू 1839, और उनका एक्सपेरिमेंट 1839 तक चलता रहा। दैट इज़ द कोर्स ऑफ अबाउट 50 ईयर, 50 साल तक हनीमैन से एक्सपेरिमेंट करते रहे सिर्फ, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, द एक्सपेरिमेंटर। ही एक्सपेरिमेंटेड विथ 99 ड्रग, ये अंडरलाइन कर लेना कि हनीमैन सर ने कितने ड्रग प्रूव किए थे, 99, और जो 100 ड्रग माना जाता है कि वो प्रूव कर रहे थे वो सोनाइनम थी, बट उसके पहले वो 99 ड्रग प्रूव कर चुके थे, ये मेंशन है इसके अंदर। तो इसको क्वेश्चन बना लेना या टिक कर लेना कि 99 ड्रग हनीमैन सर ने ऑब्जर्व किया था, एंड रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन विद देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी, फुल स्टॉप। दिस रिकॉर्ड फाउंड इन द फ्रेगमेंटा डिवरेबस मेसुकामेंटोरम पॉजिटिविट मटेरिया मेडिका प्रूर एंड क्रॉनिक डिजीज। तो हनीमैन सर के जो 99 मेडिसिन थे ना, उन्होंने अपने बुक में लिखे थे, तो वो कौन कौन सी बुक थी, पहले थे फ्रेगमेंटा डिवरेबस मटेरिया मेडिका प्रूरा एंड क्रॉनिक डिजीज। उसके अंदर इज द लार्जेस्ट मोस्ट एक्यूरेट एंड मोर फर्टाइल फॉर द आर द इन्वेस्टिगेशन टू द मेडिसिनल एक्शन मेड बाय एनी सिंगल ऑब्जर्वर। एक सिंगल ऑब्जर्वर के द्वारा ये सबसे बड़ा क्या है, डॉक्यूमेंट है, सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन अब तक किया गया है। बिफोर और सिंस हनीमैन थ्रू आउट द एनल्स ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, ये मेडिकल हिस्ट्री की सदियों की हिस्ट्री में ये क्या है, एक लैंडमार्क है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, किसी सिंगल आदमी ने इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। हनीमैन वाज इन ऑल इसेंशियल ए फ्लॉलेस एक्सपेरिमेंटर, एक हनीमैन सर एक फ्लॉलेस एक्सपेरिमेंटर थे। ही टुक 4 ड्रॉम ऑफ चाइना ट्वाइस ए डे, 4 ड्रॉम ऑफ चाइना को
दिन में 2 बार लेते, जो हनीमैन सर ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। ये सारी कहानी हम लोग बहुत जल्दी पढ़ चुके हैं, सबसे सुन रखा है। चाइना ऑफिशियलिस लेने के बाद हनीमैन सर को चिल एंड फीवर आए थे। आगे, ही हैड क्योर देम विथ चाइना द पेरुवियन बार्क, और हनीमैन सर ने कई सारे पेशेंट को ठीक किया। कैसे? चाइना के थ्रू, जिसे क्या बोलते हैं, द पेरुवियन बार्क भी बोलते थे। आगे, नो लॉन्गर माइट इट बी सेड दैट पेरुवियन बार्क क्योर पैरोक्सिज्म ऑफ चिल एंड फीवर बिकॉज इट हैज बिटर और एस्ट्रिजेंट ड्रग। तो मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि जैसे कोलिंस के मेटेरियल का जब हनीमैन से ट्रांसलेट कर रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि चाइना की वजह से क्या हुआ कि इसके बिटर टेस्ट की वजह से ये वाले फीवर ठीक हो रहे हैं। तो वही चीज़ हनीमैन से कहा उसकी वजह से नहीं ठीक हो रहा है, वो इसलिए पेरुवियन बार्क से पेशेंट ठीक हो रहा है क्योंकि उसके अंदर ये पावर है कि वो चिल एंड फीवर प्रोड्यूस कर सकता है। तो वही चीज़ लिखी गई है कि नो लॉन्गर माइट इट बी सेड, अब ये नहीं कहा जाएगा कि पेरुवियन बार्क अपने बिटर टेस्ट की वजह से ठीक कर रही थे। द ट्रू इन्फ्रेंस स्टूड आउट बोल्डली, जो ट्रू इन्फ्रेंस था, इन्फ्रेंस मतलब होता है किसी चीज के परिणाम को समझना, इन्फ्रेंस मतलब होता है परिणाम, कोई इफेक्ट हुआ उसको अच्छे से समझ लेना। द ट्रू इन्फ्रेंस, जो रियल उस एक्सपेरिमेंट का या जो पेरुवियन बार्क जो पेशेंट को ठीक कर रही तो उसका जो रियल एसेंस क्या निकल के आया, स्टूड आउट बोल्डली, वो बोल्डली खड़ा हुआ, मतलब उसने बताया कि बिटर टेस्ट की वजह से नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये पावर है कि वो चिल और फीवर प्रोड्यूस करती है। आगे, पेरुवियन बार्क क्योर पैरोक्सिज्म ऑफ चिल एंड फीवर बिकॉज पेरुवियन बार्क प्रोड्यूस पैरोक्सिज्म ऑफ चिल एंड फीवर, फुल स्टॉप। द नेसेसिटी फॉर द मेथोडिकल डिस्कवरी ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग वाज मेड अपरेंट, और इस तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग किसी भी ड्रग के मेडिसिनल प्रॉपर्टी को समझने का डिस्कवरी अपरेंट हुई, निकल कर आई। He who say that Hindman should not have experiment on himself but on dog or cat or rat or mice has not yet entered the school of scientific logic. Disease manifests itself not merely by objective sign of sensory impression but also by the subjective symptom of the motor expression. जो डिजीज होती है, मैनिफेस्ट मतलब होता है दिखाना, जो डिजीज अपने आप को मैनिफेस्ट करती, इट्स सेल्फ मैनिफेस्ट, खुद को बताती है सिर्फ और सिर्फ नॉट मेयरली बाय ऑब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ द सेंसरी इम्प्रेशन। जो पेशेंट का ऑब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं सिर्फ उसको थ्रू पेशेंट नहीं डिजीज नहीं बताते कि ये प्रॉब्लम है, जो पेशेंट के सब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं उसके थ्रू भी बताती है। तो हमें यहाँ पे अब छोटा समझा देते हैं कि सब्जेक्टिव सिम्टम और ऑब्जेक्टिव सिम्टम क्या होता है। तो सब्जेक्टिव सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जो कि पेशेंट हिमसेल्फ बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर है, मेरा सर दर्द कर रहा है, ये सारे क्या हो गए, हमारे सब्जेक्टिव सिम्टम हो गए। जबकि जो सिम्टम फिजिशियन द्वारा ऑब्जर्व किया जाए या उसके आसपास के लोगों के द्वारा, जैसे घर के लोग, भाई बहन, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाए, वो ऑब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं। जैसे किसी के स्किन के ऊपर रेड रैश आ रहा है तो उसे किसने ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया, एक फिजिशियन ने ऑब्जर्व किया कि लाल कलर के दाने हैं, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव सिम्टम। लेकिन उस लाल कलर के दाने के अंदर जो सेंसेशन है कि उसको उसके अंदर फील हो रहा है जैसे कोयला जल रहा हो, कोल बर्निंग सेंसेशन आ रही हो, तो वो कोल बर्निंग सेंसेशन कौन बताएगा, हमें पेशेंट बताएगा। तो वह कैसा सिम्टम कहलाएगा, सब्जेक्टिव सिम्टम। तो वही चीज लिखी गई, डिजीज मैनिफेस्ट इटसेल्फ नॉट मेयरली बाय ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ सेंसरी इम्प्रेशन। डिजीज खुद को मैनिफेस्ट सिर्फ ऑब्जेक्टिव साइन के रूप में नहीं करती, जिसे हमने अपने सेंसरी इम्प्रेशन के थ्रू समझ लिया कि हमने देख लिया, टच करके देख लिया, पल्पिटेट करके देख लिया, सिर्फ उसको थ्रू डिजीज खुद को मैनिफेस्ट नहीं करती। वो मैनिफेस्ट और कैसे करती है, बाय सब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ द मोटर एक्सप्रेशन, पेशेंट के जो मोटर एक्सप्रेशन जिसके थ्रू वो बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके थ्रू। कैन द ह्यूमन एक्सपेरिमेंटर रिकॉर्ड द सब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ ड्रग, तो वही आगे लिखते हैं, क्या ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जब कर रहा होगा डॉग के ऊपर, कैट के ऊपर, रैट के ऊपर, क्या उसके सब्जेक्टिव फीलिंग को समझ सकता है कि डॉग को एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है।
या फिर बिल्ली को कैसा फील हो रहा है, एंड रेड एंड माइस व्हेन द डॉग कैट एंड रेस माइट कैन नॉट कम्युनिकेट टू हिज अंडरस्टैंडिंग देयर सब्जेक्टिव फीलिंग, जबकि वो बता ही नहीं सकते उन्हें एग्जैक्टली फीलिंग क्या है। जब कुत्ते बिल्लियां बता नहीं सकते तो उनके ऊपर हम मेडिसिन एक्सपेरिमेंट करके कैसे खा सकते हैं। आगे देखो आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, देयर आर नो टू ह्यूमन बीइंग इंटायरली द सेम इन हेल्थ एंड डिजीज। ये लाइन देख लेना, जब दो ह्यूमन बीइंग ना ही हेल्दी कंडीशन में सेम है ना ही डिजीज कंडीशन में सेम है, तो उनकी सेम दवाएं कैसे हो सकती हैं। जैसे अब इसका हम और अच्छे से समझते हैं जीन लेवल तक, कि जब हम दो लोगों के जीन अलग होते हैं, एक पेरेंट और बच्चे तक के जीन में डिफरेंस आ जाता है, तो बच्चे और पेरेंट में या फिर दो भाई बहन में सेम दवा कैसे दी जा सकती है कि दोनों को 250 मिलीग्राम ही देनी है। कि जब दो ह्यूमन बीइंग सेम नहीं होते, चाहे वो हेल्दी कंडीशन में रहें, तो किसी डिजीज कंडीशन उनको सेम दवा कैसे यूज हो सकती है। आर डॉग और कैट और माइस आर रैट मोर नियरली लाइक द ह्यूमन बीइंग, और क्या ये कुत्ते बिल्लियाँ या फिर चूहे जिन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्या ये ह्यूमन बीइंग जैसे हैं। देन ह्यूमन बीइंग आर लाइक टू वन अदर, या ह्यूमन बीइंग जैसे दिखते हैं कि वो बता सके उनके अंदर सब्जेक्टिव सिम्टम क्या है। तो हनुमान सर कह रहे जेम्स क्रॉस सर बता रहे हैं कि हनुमान सर ने उन्हें एक्सपेरिमेंटर क्यों बोला था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, दवा के इफेक्ट को समझा, सब्जेक्टिव सिम्टम को समझा, ऑब्जेक्टिव सिम्टम को समझा, माइंड को समझा। क्या कुत्ते बिल्लियाँ बता सकते हैं जब दो आदमी डिफरेंस है उसकी सेम दवा कैसे हो सकती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटर वाली कहानी है इसको समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटर क्या है। तो ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी दवा की प्रूविंग करनी होती है, तो कई लोग क्या कहते हैं, पैसे देकर प्रूविंग करवाते हैं। लोग पैसे लेते हैं कि हमने इस दवा को प्रूव करने के लिए हम 1000 रुपये ले रहे हैं, 2000 रुपये ले रहे हैं, जो भी अलग अलग होता हो, कि पैसे लेकर एक्सपेरिमेंट करना होता है, किसी लैब के अंदर करना होता है। लेकिन क्या उसका साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है कि वो एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है। क्या हमें जिसको हम पैसे देकर दवा की प्रूविंग कर रहे हैं, क्या वो हमें सही सिम्टम बताएगा, या उससे पैसे मिल रहे हैं इसलिए वो सिम्टम बता जाएगा। उसका कोई भी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है, और उस एक्सपेरिमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो जिसमें पैसे देकर एक्सपेरिमेंट किया जाए, ड्रग प्रूविंग किया जाए, ऐसी ड्रग प्रूविंग क्या है, निष्क्रिय है, उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता, फर्टाइल नहीं हो सकती, उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो वही चीज़ लिखी गई है, द रूटीन एक्सपेरिमेंटर, ऐसे लोग जो कि डेली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटर, या जिन्हें कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटर हैं, इस दवा को एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग हैं। एक्सपेरिमेंट एज थ्रू एक्सपेरिमेंट वर एंड इन देमसेल्फ, दिस is the reason for sterility of the most public and private experimental station, कि वो जो प्राइवेट में या फिर पब्लिक में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्या है, खुद में ही वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं, या फिर वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें साइंस से मतलब नहीं है, वो सिर्फ बस किए जा रहे हैं। यही रीज़न है कि उनके जो रिजल्ट हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें पेड पैसे देकर क्या नाम है एक्सपेरिमेंट किया जाए, ड्रग की प्रूविंग किया जाए, ड्रग के सिम्टम को समझा, वो क्या है, स्टेराइल है, वो निष्क्रिय हैं, उनका कोई भी यूज़ नहीं है, उससे प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो सकता, अच्छी चीज़ें नहीं बन सकती। द एक्सपेरिमेंटर एक्सपेरिमेंट बट डज नॉट नो वाई एक्सपेरिमेंटर, जो लोग कह रहे हैं कि रूटीन एक्सपेरिमेंटर है, वो क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस वो कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसी जॉब दी गई है, करना है। द मॉरल जस्टिफिकेशन में बी दैट ही एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही इज पेड टू एक्सपेरिमेंट, सिर्फ वो ये कह सकते हैं हमको पैसे मिलना है इसलिए हम ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मॉरल जस्टिफिकेशन हो सकता है, बट साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है। बट जो हनीमैन सर का एक्सपेरिमेंट था, जो उन्होंने खुद के ऊपर प्रूविंग की, समझा कि सिम्टम सिमिलरिटी के थ्रू पेशेंट को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये फर्टाइल है, इससे प्रोडक्टिव हुआ, इससे समझा, इससे होम्योपैथी को लोगों ने समझा,
तो हनीमैन सर का एक्सपेरिमेंट है ना, कैसा एक्सपेरिमेंट था, फर्टाइल था, तो वो चीज़ आगे लिखी गई है। बट वेयर इज द साइंटिफिक जस्टिफिकेशन, आगे देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क, फिर हनीमैन सर का लिखा गया है कि हनीमैन हैड साइंटिफिक जस्टिफिकेशन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, दैट इज द रीजन वाई हिज एक्सपेरिमेंट वाज नॉट स्टेराइल। और यही रीज़न है कि हनीमैन सर के जो एक्सपेरिमेंट थे वो स्टेराइल नहीं थे, वो कैसे थे, फर्टाइल थे, वो प्रोडक्टिव थे। और अभी भी हनीमैन सर के जो सिम्टम है मेटेरियमेट का प्यूरा में, उन्हें अभी भी क्या कहा जाता है कि वो ऑथेंटिक है, कि इंडक्शन क्या होता है, इंसेप्शन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है, कंसेप्शन क्या होता है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम इसको जो तीसरा लेक्चर होगा उसके अंदर कवर करेंगे और होप करेंगे कि कंप्लीट हो जाए इसके बाद। मतलब वो काफ़ी समझने वाली चीज़ है कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो अब लोग इसको थर्ड पार्ट में ऐड ऑन करेंगे।